जब होशंगाबाद में समाज सेवा की चर्चा होती है तो आप दोनों का नाम प्रमुखता के साथ लिया जाता है। खास तौर पर जो बच्चे हैं, जो अध्ययन कर रहे हैं, जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनसे लेकर उन तक जो कि डिग्रियां हासिल कर चुके हैं। सबसे पहले मंजीत जी आपके पास आते हैं। पढ़ाई लिखाई का जिम्मा संभाल रखा है बच्चों का आपने, कैसे करते हैं सब? राकेश जी, इस मंच पे मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली क्या है राकेश जी, हमारे लोकल के जल प्रतिनिधि और प्रशासन के द्वारा हमें जैसे जैसे जानकारी प्राप्त होती है कि हमें समाज के लिए कुछ करना है, वैसे वैसे हम अपनी तरफ से पूरे प्रयास करते हैं कि अच्छे से अच्छा कार्य कर सकें। सुनने में ये भी आया है कि बच्चों के पास एक ड्रेस है। जी सर। आपको जानकारी लगती है कि बच्चा जब अगले दिन स्कूल जाता है तो उसे रिपीट करके आता है, सूचना आप तक पहुंचती है, अगले दिन उसके पास ड्रेस पहुंच जाती है। ये आपका चैनल कैसा है, कैसे आपको सूचना लगती है और ये कैसे चिन्हित कर पाते हैं कि हाँ किस बच्चे को जरूरत है? एक्चुअली सर, लोकल का जो ग्रामीण क्षेत्र है वो थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है, तो वहाँ पे बच्चों के साथ ये समस्याएं आती हैं कि उनके पास पर्याप्त ड्रेसें नहीं होती हैं, बैग्स नहीं होते हैं, या बुक्स नहीं होती है, कॉपीज नहीं होती हैं। तो इस क्षेत्र में हम अपनी तरफ से पूरे प्रयास करते हैं कि हमारे मतलब हम तक जो न्यूज़ आती है तो हम उनका पूरा हेल्प करने की कोशिश करते हैं। कब से आपने शुरुआत कर दी, जब कॉलेज में थे तब से, या फिर उसके बाद कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद अपने पैरों पर खड़े हुए तब मन में ख्याल आया? एक्चुअली मैं खुद एजुकेशन सेक्टर से रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा लगाव है मेरा स्कूलों की तरफ, तो इसलिए। ये जो छोटी सी आपकी हेल्प है जी। कि आपने लाइब्रेरी में बुक्स नहीं है तो बुक्स उपलब्ध करवा दी, किताबें उपलब्ध करा दी, बच्चों को शूज और ड्रेस उपलब्ध करा दिए, छोटी सी हेल्प कितनी अहम मानते हैं आप? अगर देखा जाए तो जब हम ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को कोई सुविधा देते हैं और उनके चेहरे की जो खुशी होती है तो वो अद्भुत होती है, देखने लायक होती है। मुदस्सर जी, जी। ब्लड डोनेशन में यदि किसी को ब्लड चाहिए तो नंबर जो सर्कुलेट होते हैं इसमें आपका नंबर मिलता ही है। इसके साथ ही आप कैंप्स वगैरह भी लगातार लगाते रहते हैं। तो ये सबसे पहले आपके मन में ख्याल कब आया था कि लोगों को ब्लड की आवश्यकता है, इस तरह से हेल्प की जा सकती है? हेलो, मैं सबसे पहले न्यूज़ 24 का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आप लोगों ने हमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया बात करने के लिए। हमारी जो CSR एक्टिविटीज़ हैं वो हम लोगों तक पहुँचा सकें कि जो हम काम कर रहे हैं, जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ताकि लोगों तक पता चले कि हम कर क्या रहे हैं। तो ब्लड डोनेशन का जो आपने बात करी कि काफ़ी सारे लोग जो ऐसे होते हैं कि जिन्हें बहुत अर्जेंट ज़रूरत होती है ब्लड की, लेकिन उन तक कोई माध्यम नहीं होता उनके पास कि वो कैसे किससे कांटेक्ट कर पाएँ और कैसे उनको ब्लड मिल पाए। कभी कभी जो ब्लड होते हैं वो सैंपल्स पहुंचते हैं और इतना लेट हो जाता है पहुंचते पहुंचते कि उनको प्रॉपर सुविधा ही नहीं मिल पाती। तो उस वजह से हमने ब्लड डोनेशन कैंप्स जो हैं ऑर्गेनाइज करे हैं, लोगों तक अपना नंबर जो है वो सर्कुलेट किया हुआ है, ताकि कभी भी इन चीज़ों में कोई ज़रूरत पड़े तो हम लोग हाजिर हैं उस चीज़ के लिए। सबसे पहले मन में ख्याल कब आया था कि एक ऐसा कैंप जिसमें ब्लड डोनेट करना है, ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं, लोगों को ज़रूरत है तो हम ब्लड उपलब्ध करवा सकते हैं? तो सबसे पहले ऐसा हुआ था ये कि काफ़ी टाइम पुरानी बात है। तो उस समय एक परिचित थे, उनको बहुत परेशानी थी, उनको बहुत दिक्कत थी। उनका जो ब्लड ग्रुप था वो कहीं मिल नहीं पा रहा था। बहुत रेयर ग्रुप्स भी होते हैं ब्लड ग्रुप्स, तो वो मिल नहीं पा रहे थे। तो दिक्कत रहते रहते उनको ब्लड जो है वो समय पर पहुंच नहीं पाया। तो उस दिन ऐसा लगा कि अगर इस चीज़ में हम आगे बढ़ पाएँ और लोगों की हेल्प कर पाएँ तो इससे बड़ी बात तो कोई हो ही नहीं पाएगी। तो उस दिन से हमने सोचा कि इस चीज़ पे वर्क करेंगे और हमने वर्क किया है उस चीज़ पे। हमने काफ़ी सारे ब्लड डोनेशन कैंप्स किए भी हैं और लोगों तक हमने ब्लड्स पहुंचाए भी हैं, सैंपल्स। मंजीत जी, मां नर्मदा के तट पर पौधारोपण की बहुत आवश्यकता है और लगातार शासन स्तर पर, सरकार स्तर पर ये पौधारोपण होता भी है। जब हल्की एक बार बारिश हो जाती है फिर बारी आती है पौधारोपण की, एक नाम जुड़ जाता है, नाम है मंजीत सिंह। जी सर, हम समय समय पर पौधारोपण करते रहे हैं। नर्मदा जी के घाटों पर भी हमने कई बार पौधे लगवाए हैं और शहर में भी कई जगह पे हमने पौधारोपण किया है। और बराबर हमने टैंकर भी लगा रखा है जो पानी उनमें डालता रहता है।
और आगे भी हम करते रहते हैं ये। जी यानी सिर्फ पौधा रोपना नहीं है, पौधा बड़ा हो जाए, जी जी। वयस्क हो जाए वो, तो उसके लिए बाकायदा देखभाल। हाँ जी, हमने उसके लिए टैंकर भी लगाया हुआ है, तो समय समय पर उन पर पानी देता रहता है, और ट्री गार्ड्स भी हमने लगाए हुए हैं पौधों में कि वो सुरक्षित रहें। मध्य प्रदेश में देखा जाए तो देश में सबसे अधिक जंगल है मध्य प्रदेश में। आप ये मानते हैं कि अभी भी और आवश्यकता है पौधे रोपने की? अभी भी आवश्यकता है कि जो पौधे रोपे गए हैं उनके बड़े होने तक देखभाल की जाए ताकि वो हरे भरे वृक्ष बन सके? जी सर, क्योंकि एक्चुअली क्या है सर, जिस हिसाब से जंगल को काटा जा रहा है उस हिसाब से अभी भी मतलब पेड़ नहीं उग पा रहे हैं, तो इसलिए विशेष ज़रूरत है कि मतलब पौधारोपण किया जाए समय समय पर, और उनको जब तक वो बड़े नहीं हो जाते हैं तब तक बराबर उनकी देखभाल की जाए। आप क्या मानते हैं कि लोग कितने अवेयर हैं अपने पर्यावरण को लेकर? और जो लगातार हम कहें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ देश के प्रधानमंत्री भी लगातार अपील करते हैं कि आपका जन्मदिन है, आपके घर कोई शुभ अवसर है तो एक पौधा जरूर रोपें। आपको लगता है कि लोग उतने अवेयर हुए हैं या फिर अभी और अवेयरनेस की आवश्यकता है? ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने मुझसे। लोगों में जागरूकता थोड़ी सी कम है इसको लेके, कि मतलब अब देखा जाए तो कोई ऐसा, लोग अपने बर्थडेज पे पार्टीज करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, बट बहुत कम लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि जो अपने बर्थडेज पे जाके वृक्षारोपण कर रहे हैं, प्लांटेशन कर रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं। तो ये लोगों में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम होती गई है। अब हम इस चीज़ को लेके आएँ और हम इस चीज़ पे वर्क करें कि अब लोग अपने हर एक बर्थडे पे एक प्लांट लगाएं और उसकी देखभाल करें, और वो जब बड़ा हो जाए तो वो लोगों को भी फ़ायदा दे और उससे पर्यावरण में भी फ़ायदा हो। तो मैं चाहूँगा कि लोगों में इस चीज़ का मैसेज प्रॉपर पहुँचे और इस चीज़ पे वर्क किया जाए। बिल्कुल। आप इसके लिए आगे आएंगे? जी, मैं बिल्कुल इस चीज़ के लिए आगे आऊँगा और मैं इस चीज़ से पहल करूँगा कि मैं अपने बर्थडे से स्टार्ट करूँगा कि मैं एक पेड़ लगाऊँगा। बिल्कुल। मुझे जी, अब बात करते हैं हम चैरिटी की तो उसमें आपका नाम आता है, पर्यावरण बचाने को लेकर तो उसमें आपका नाम आता है। बेरोजगारों को, यानी जिनकी डिग्रियां पूरी हो चुकी हैं, अब उनके किस दिशा में जाना है, किस फील्ड का वो चयन कर सकते हैं, या फिर आफ्टर स्कूलिंग वो कॉलेजिंग में क्या चूज करें, उसकी भी आप काउंसलिंग करते रहते हैं। तो इतना सारा समय कैसे मैनेज कर पाते हैं आप? चैरिटी की भी आपका काम है, पौधारोपण और तमाम पर्यावरण को लेकर भी आप सक्रिय रहते हैं, और जब बारी आती है उन टीनेजर्स की, उन युवाओं की जिनको आपकी ज़रूरत है, आप कैसे समय मैनेज कर पाते हैं? सर एक्चुअली अगर कोई बच्चा है या कोई भी बेरोजगार है मेरे संपर्क करता है, तो मेरे मतलब हाँ, मैं अपनी तरफ से उसको पूरी कोशिश करता हूँ कि उसका सही मार्गदर्शन करूँ, उसे सही दिशा में निर्देशित करके उसको सही जगह पहुँचाने की कोशिश करता हूँ मैं अपनी तरफ से। तो अब तक आप लगभग कितने स्टूडेंट्स उनकी काउंसलिंग कर चुके होंगे? डेटा नहीं रखते, बस ये सतत प्रक्रिया चलती रहती है। आपने तो देखा ही होगा कि मंजीत जी बड़े व्यस्त रहते हैं युवाओं के बीच, यूथ के बीच। काउंसलिंग में क्या टिप्स क्या दिए जाते हैं? मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा इस चीज़ को। क्या होता है, बच्चे पढ़ रहे होते हैं और एक स्टेज पे आ जाते हैं कि उनको ये नॉलेज नहीं होती है कि आगे जाके करना क्या है इस चीज़ को। तो हमने काफ़ी सारी, अब जैसे कोर्स की जो बुक्स जो होती हैं वो तो प्रोवाइड की जाती हैं कंपनी गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन अन्य प्रकार की बुक्स जैसे जिनमें और भी बुक्स होती हैं, जिनमें कुछ अलग तरह की कहानियाँ होती हैं या कुछ तरह का होता है, जिनसे और भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं उसके बारे में सीख सकें वो बच्चे, तो हम वो भी प्रोवाइड करते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि उनको प्रॉपर गाइडेंस, मंजीत जी भी खुद पर्सनल बच्चों से टच में जाके उनको गाइडेंस देते हैं कि भाई अगर इस चीज़ की, आप इस चीज़ में अगर आपकी रुचि है तो आप इस चीज़ में आगे बढ़ें, उस चीज़ में आगे बढ़ें। और हम कहीं भी जाते हैं, अगर हम कोई भी स्कूल की एक मीटिंग होती है तो प्रॉपर एक एक से मिलके बाकायदा हर बच्चे से हम प्रॉपर मीटिंग करते हैं कि उनको आगे जाके करना क्या है, बनना क्या है, तो प्रॉपर गाइडेंस दी जाती है उस चीज़ की भी। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और laluram.com के इस मंच से आप नर्मदापुरम के जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, जो ज़रूरतमंद युवा हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? जो भी बच्चे हैं उन्हें किसी भी तरह की कोई भी अगर समस्या आती है पढ़ाई को लेके या कुछ भी, या तो आके हमसे संपर्क करें, हमारे जो भी होगा हम करेंगे। संपर्क का माध्यम क्या रहता है आपका? वो आपको कैसे कॉल कर सकते हैं? आपको कहीं आपका कार्यालय है जहाँ पर कि वो पहुँच सकते हैं? कैसे संपर्क करें आपसे? जी, हमारा ऑफिस है ओमकार मैरिज गार्डन, मैं वहाँ पे बैठता हूँ, तो वहाँ हमसे संपर्क कर सकते हैं। कितना समय देते हैं आप
इन कामों के लिए? जी चलता रहता है काम के साथ में। चलता रहता है। आप क्या अपील करेंगे टीनेजर्स से खास तौर पर, क्योंकि आपका पूरा फोकस हमने देखा है कि टीनेजर्स पर रहता है? जी बिल्कुल। तो मेरा सिर्फ यही एक कहना रहेगा कि बच्चों को आजकल क्या है, कम उम्र में एक आदत लग जाती है कि भाई हम जल्दी से पढ़ लें थोड़ा बहुत जितना भी पढ़ना है, उसके बाद काम धंधा करें ताकि हम पैसे कमा सकें। लेकिन मेरा ये मानना है पढ़ाई बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर पढ़ेंगे नहीं तो आगे जाके उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी। तो पढ़ना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर पढ़ाई लिखाई में कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, तो मंजीत जी हैं, मैं हूँ, ओमकार मैरिज गार्डन जो है वो हमारा ऑफिस है, आप आएँ, बिल्कुल संपर्क करें, हमसे जो हो सकेगा हम वो प्रॉपर करेंगे। और बिल्कुल पढ़ाई में तो कोई बिल्कुल वो चलेगा ही नहीं, खोताई चलेगी ही नहीं। जो कमी है वो हम पूरी करेंगे। मंजीत जी, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है, आप क्या देख पा रहे हैं जब आप इस समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े थे, उस समय पढ़ाई को लेकर जो परेशानियां थी, क्या अब वो दूर हो चुकी हैं? क्या अभी भी वैसे ही परेशानियां हैं? इसके साथ ही जो नई जनरेशन है वो पढ़ाई को लेकर क्या सोचती है? क्या बहुत ज़रूरी अहम हिस्सा है पढ़ाई जीवन के लिए, या सिर्फ इसलिए ये सोचती है कि अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी, यही सब सीमित है? आपका अनुभव क्या है इसमें? देखिए, शिक्षा जीवन के सुधार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप अगर शिक्षित हैं तो आप सही डिसीजन लेने की क्षमता रखते हैं। आप हर क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं अगर आप शिक्षित हैं तो, क्योंकि अशिक्षा एक बहुत बड़ा कारण है समाज को पीछे धकेलने में। अगर व्यक्ति अशिक्षित है तो वो सही डिसीजन नहीं ले पाएगा। भेदभाव 50 कई चीज़ें हैं जो अशिक्षा में दिक्कत करती हैं। और यदि व्यक्ति शिक्षित है तो उसके लिए रोजगार के कई अवसर खुल जाते हैं और वो सही गलत का डिसीजन लेने की क्षमता रखता है। तो इसलिए सही शिक्षित होना बहुत ही आवश्यक है। आपका क्या अनुभव है? आपसे भी जानना चाहेंगे कि पढ़ाई को लेकर न्यू जनरेशन का मन किस तरह उड़ गया है, पहले की तरह ही है, बदलाव आया है, या फिर यही सोचता है कि अच्छा पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अच्छी नौकरी प्राप्त करना है? अवेयरनेस तो है लोगों में, लोग पढ़ाई की तरफ बढ़ तो रहे हैं आगे, लेकिन उनको डायरेक्शन एक प्रॉपर मिल जाए, काउंसलिंग प्रॉपर मिल जाए तो उनको इजी हो जाता है कि मैं अगर आज मैं 10th तक पढ़ रहा हूँ, मैं 12th तक पढ़ रहा हूँ, तो इसके बाद मुझे क्या करना है। मुद्दा मेन शुरू होता है 10th 12th के बाद कि अब करना क्या है यहाँ से आगे। तो मेन फोकस इंसान पढ़ाई पे करे। और लोग पढ़ रहे हैं आजकल, लोगों को इंटरेस्ट आ गया है पढ़ाई में, बच्चों को बहुत इंटरेस्ट है और हर बच्चा आजकल देख रहा है अपॉर्चुनिटीज़ हैं काफ़ी सारी, तो सबको दिख रहा है कि पढ़ने से बहुत कुछ है, कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट है और एजुकेशन इज़ द की टू सक्सेस। तो सक्सेस के लिए पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, पढ़ाई बेहद ज़रूरी है। और आपकी पढ़ाई में नर्मदापुरम में किसी तरह की कोई कठिनाई आ रही है तो आप जो मंजीत सिंह जी और मुदस्सर अलीम जी हैं, इनसे सहयोग ले सकते हैं। और दोनों हो बिल्कुल तत्पर तो रहेंगे ना आप हमेशा के लिए? प्रॉमिस करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो पढ़ाई संबंधी कोई भी परेशानी है, दिक्कत है, कोई आर्थिक तंगी है तो आप इनका सहयोग ले सकते हैं। हमसे चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।